ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज सर आप एसआर फॉर्म का यूज करके कोई हेडिंग लगा रहे हैं। अच्छा था मूवमेंट का मैटर था क्या कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा चलिए उसको देख लेते हैं फिर उसके बाद एसआर मुंबई में धार्मिक 94 में मैंने कराया था ना उसमें 94 और धर्मनिरपेक्षता सब लिखा था वही चल रहा था क्या। बस आपने हेडिंग करा था एसआर मुंबई का नाम। देखिए क्रम हम लोगों का ये चल रहा था कि किस वाद के तहत क्या लिया गया। तो एसआर मुंबई वाले वाद में 94 में धर्मनिरपेक्षता आगे लिखा था। कंटिन्यू कर लीजिए दोस्तों। एसआर मुंबई धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है को डिफाइन किया गया कि ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आता है। ठीक है। और इसके अलावा है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। एल चंद्र कुमार अगला है बेटा। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ जो 1997 का वाद है। इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द को भी संवैधानिक मतलब मूल ढांचे के अंतर्गत न्यायपालिका ने कहा। इस वाद में कहा। समझ गए तो दोस्तों। देखिए इसमें बताया गया है पहला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या कहा गया है, संविधान की सर्वोच्चता। जैसे पूछेगा कि मूल ढांचे के दायरे में कौन कौन कब आया है, किस वाद के तहत, कौन सा शब्द किस वाद के तहत शामिल किया गया। अगर इंडिविजुअल पूछता है या मूल ढांचे में कौन कौन आता है तो मैंने आपको एक क्रम में लिखवा दिया वहां पे। अब मैंने यहाँ बताया कि किस वाद में कौन सा मूल ढांचा के अंतर्गत आता है, वो इंडिविजुअल मैंने आपको लिखा दिया। समझ रहे हैं बात को। जैसे अभी लास्ट आपने लिखा है उसमें लिखा है न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो अभी बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आता है। किस वाद में, 1997 के कौन से वाद में, एल चंद्र कुमार बना भारत संघ वाद में आता है। तो इतनी बात यहाँ के लिए थी। और इसके अलावा तो कुछ खास अब रहा नहीं इसमें। एक चीज और भी कर सकते हैं आप कि कब कब संविधान संशोधन किए गए हैं 368 पे। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको भी कंप्लीट कर ले हमें, फिर आगे चलते हैं। लिखिए आर्टिकल 368 का संशोधन, मतलब कब कब 368 में संशोधन किए गए। लिखिए अनुच्छेद 368 में अभी तक कुल 3 बार संशोधन किया जा चुका है। अभी तक कुल 3 बार संशोधन किया जा चुका है। पहला जो था वो सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। कर लीजिए तीनों कौन कौन से थे, कब कब के हैं बच्चों। पहला है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। दूसरा है 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। उसके अलावा 42वां संविधान संशोधन 1976। और जो 7वां संविधान संशोधन था वो राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पारित होने के कारण आवश्यक हो गया था, इस नाते किया गया। तो क्या क्यों किया गया था उसके बारे में थोड़ी डिटेल में लिख लीजिए। पर आप चेक करें, लिखें 7वां संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन। पहले तो आपने तीनों लिख लिया संविधान संशोधन जो कि परिवर्तन किया गया है किसमें, आर्टिकल 368 में। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पारित होने के
ये पारित होने के कारण आवश्यक हो गया था। पारित होने के कारण आवश्यक हो गया था। इसके द्वारा आर्टिकल 368 में, इसके द्वारा अनुच्छेद 368 दो में शब्द 368 दो में शब्द प्रथम अनुसूची के भाग का या भाग ब में विनिर्दिष्ट विलुप्त कर दिए गए। देखिए होता है क्या ना कि जो आर्टिकल 36 मतलब अनुच्छेद 368 दो में जो विनिर्दिष्ट शब्द भाग उसका जो खंड है अनुसूची का जो प्रथम अनुसूची का जो भाग क है, ठीक है, प्रथम अनुसूची का जो भाग क है उसमें जो विनिर्दिष्ट शब्द था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जो है 368 दो में सुधार किया गया, बस ऐसे आप समझ लें 368 दो में परिवर्तन किया गया, सुधार किया गया, ठीक है, विलुप्त कर दिया गया। अब उसके बाद 24वें संविधान संशोधन 71 में क्या हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। 24वें संविधान पैराग्राफ चेंज करके दोस्तों, 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 में कौन कौन से खंड जोड़े गए थे भाई? एक और तीन ना, कल क्लास में बताया था मैंने, ठीक है जी जी, संशोधन किए गए तो मतलब वही जोड़े गए, संशोधन करके जोड़े गए थे, ठीक है। दो में संशोधन किया गया था और एक और तीन जोड़ा गया, जी हाँ। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 में दो उपखंड खंड 1 व खंड 2 खंड 1 उपखंड 1 व उपखंड 2 को जोड़ा गया। सॉरी 1 और 3 को, चलिए 1 और 3 को जोड़ा गया तथा उपखंड 2 जोड़ा गया तथा उपखंड 2 में संशोधन किया गया। इससे पूर्व मतलब इस संशोधन से पूर्व वर्तमान उपखंड इसमें जो वर्तमान में अनुच्छेद 368 2 है केवल वही था। बात क्या है? 24वें संविधान से 24वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि अनुच्छेद 368 में खंड का मतलब खंड 1, खंड 2 और खंड 3 ये उपखंड है। उपखंड 1, उपखंड 2, उपखंड 3 ये 3 है। लेकिन क्या किया गया 24वें संविधान संशोधन में कि खंड 1 जोड़ा गया और खंड 3 जोड़ा गया और खंड 2 में सुधार किया गया। उसके पहले की जो व्यवस्था थी बेटा 1971 से पहले की वो 368 में केवल 368 2 ही था। ये कहने का इसका सेंस है, ठीक है। यानी 1 और 3 जो उपखंड है ये बाद में आए, ठीक है। 1 और 3 का उपखंड बाद में आए, ठीक। वही कह रहा है वर्तमान उपखंड 2 ही मूल अनुच्छेद 368 था, ठीक। आगे लिखिए उपखंड उसी में कंटिन्यू। उपखंड 1 के तहत यह प्रावधान किया गया कि उपखंड 1 के तहत यह प्रावधान किया गया कि संसद को अपनी संविधायी शक्ति
को अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी उपखंड या उपबंध, संसद को अपनी संविधायी शक्ति यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो इसे कहेंगे आप, का प्रयोग करते हुए इस संविधान को किसी भी उपबंध का परिवर्धन, किसी भी उपबंध का परिवर्धन मतलब एडिशन इसको इंग्लिश में कहेंगे आप, ठीक है। अतिरिक्त नहीं, अतिरिक्त नहीं होगा। परिवर्धन करना मतलब एक तरह से मॉडिफाई है ना, परिवर्धन, हाँ एडिशन उसमें हो जाएगा, ठीक है, एडिशन। परिवर्तन या निरसन के रूप में, या निरसन, इसे रिपील कहेंगे आप, हाँ खत्म कर देना, निरसन कर देना, निकल देना, के रूप में संशोधन की शक्ति होगी। परिवर्धन मतलब एडिशन, जोड़ना। परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन की शक्ति होगी, ये बात कही गई। इसके अलावा क्या हुआ, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। गोलकनाथवाद के मामले में उसी से संबंधित है बच्चों। गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय के कारण, गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय के कारण, गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के कारण यह प्रावधान किया गया खंड 3 के तहत उपबंधित किया गया कि, खंड 3 के तहत उपबंधित किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात, अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के तहत दिए गए, इस अनुच्छेद के तहत किए गए संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगी। इस प्रकार का उपबंध अनुच्छेद 13(4), इस प्रकार का उपबंध अनुच्छेद 13(4) को जोड़कर भी किया गया। को जोड़कर भी किया गया। खंड 2 के तहत यह जोड़ा गया कि, खंड 2 के तहत यह जोड़ा गया कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उस पर अनुमति देंगे, इस प्रकार अब राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर, इस प्रकार अब राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। और तीसरा जो संविधान संशोधन
42वां मतलब तीसरे नंबर का जो इसमें सुधार किया गया है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, उसके बारे में थोड़ा लिख लें। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके तीसरा पॉइंट करके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन कौन सा जोड़ा गया था? 4 और 5, उपखंड 4, 5, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 तथा खंड 5 जोड़ा गया। यह उपखंड केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर आरोपित संविधान के आधारभूत ढांचे की संविधान संशोधन की शक्ति पर आरोपित संविधान के आधारभूत ढांचे की सीमा को समाप्त करने के लिए जोड़ा गया था। आधारभूत ढांचे की सीमा को समाप्त करने के लिए जोड़ा गया था, जो संसद की संविधान संशोधन की असीमित शक्ति तथा इन संशोधनों को किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत न किए जाने का प्रावधान करता है। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद के मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया। रिपीट कर रहा हूं, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक, तो ये तो कुछ बातें थी आपकी, ठीक है, जो इससे आपकी रिलेशन को बनाती थी। तो क्या कुछ क्वेश्चन पूछ लो, क्या मैं पढ़ा चुका हूं तो पूछ ले। चलिए बताइए, कथन और कारण के रूप में है, बताइएगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये स्टेटमेंट। कारण कह रहा है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। अब इसके जवाब को आपको देना है, किस रूप में जवाब देना है वो देखिए। कह रहा है ए बी सी डी में बताएगा। ए में कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी में कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। पहले आप उन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें तो आप उसको फिर जज कर पाएंगे, फिर क्या उसके बीच में संबंध है कि नहीं। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा और जवाब आपको कैसे देना है समझ गए आप। सवाल है बेटा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, राइट और रॉन्ग?
कर सकती है। Yes, sir. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा उसने, Yes, sir. बस बेसिक स्ट्रक्चर नहीं प्रभावित होना चाहिए, धुआंधार तरीके से कर दे, है ना। धुआंधार तरीके का मतलब सेंस है कि जितना कर पाए उतना कर दे, क्योंकि वो व्यक्ति के हित में ही करेगा। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर वही है कि जब इंसानों का मतलब जो इंसान है, व्यक्ति है जिनके लिए मौलिक अधिकार बना है, उनका हित होगा तभी बेसिक स्ट्रक्चर पे प्रभाव पड़ेगा। कर सकता है। कह रहा है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। सही भाई है, संसद सही की है, जनता सही द्वारा है। चुनी जाती है। सर ये ये तो ऑप्शन सही है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था, बिल्कुल सही सही है। है। और उच्चतम विधायी संस्था है, ये तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, Yes, sir. दोनों सही। अब इसका क्या एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट पूरक है कि नहीं? कितने लोग सहमत हैं कि संबंध है? तो बाकी लोग निश्चित तौर से कि असहमत हैं। तो असहमत नहीं होना है इसमें। देखो, अंतर्गत संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है, 348 शक्ति देता है, और ये सबसे बड़ी विधायी शक्ति मतलब जो है, जो जनता द्वारा चुनी गई सबसे बड़ी विधायी संस्था है। जी हाँ, कोई भी संसद, क्योंकि अब इसको ऐसे पढ़ सकते हैं आप कि जनता द्वारा चुनी गई सबसे बड़ी विधायी संस्था है संसद, और यह संविधान में 368 के माध्यम से कोई भी संशोधन कर सकती है। सही नहीं हो गया? पुष्टि हो गई? बिल्कुल सही है। चलिए, तो प्रश्नों को कोई जरूरी नहीं पहले से लेकर के रिलेशन नीचे से भी रिश्ता बना सकते हैं। भाई अगर रोका गया होता, तो अगर मान लो रोका गया होता तो फिर क्या होता? नहीं बना पाती। जैसे जो कि आपने गोलकनाथ वाले बात को अगर ले लिया जाए, वही निर्णय रहा होता तो ये गलत हो जाता स्टेटमेंट फिर। चलिए आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन बताइए। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा यानी लोकसभा राज्यसभा द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक है, ये तो कॉमन सेंस में लागू कर देंगे, अभी रिसेंट पढ़ के आए हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? 368 ही दिया है, 2 नहीं दिया है भाई, अभी सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। जब ये मेंस ऑब्जेक्टिव होता था तो अब आकर के क्या, अब देखिए ये जो मेंस जो सब्जेक्टिव हो गया है, अब वो एक चीज, एक परंपरा डेवलप हो रही है कि आप जान लीजिए कि प्री का जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे समय के साथ थोड़े कठिन होते चले जाएंगे। पहले क्या होता था, दोनों प्री और मेंस दोनों अलग अलग होते थे, तो एक कैटेगरी बनी हुई थी कि प्री वाले क्वेश्चन इस तरह से होंगे और मेंस वाले क्वेश्चन इस तरह से होंगे। तो जब प्री ऑब्जेक्टिव खत्म ही कर दिया गया तो बहुत सारे क्वेश्चन उसके, अब आप उसको 10% रेशियो से लेकर के, वो तो समय बताएगा कितना बढ़ेगा, लेकिन ये है कि जरूर इसका रेशियो बढ़ता जाएगा। प्रश्नों की जो गुणता है यानी कठिनाई प्रश्नों की बढ़ेगी, 100% बढ़ जाएगी इसमें, क्योंकि 2 कैटेगरी बटी थी तो ये माना जाता था कि चलो यहाँ इस बाधा को पार कर लेंगे, वहां पूछ लेंगे। अब ये हो गया कि नहीं, यही सब बता दो, तो जब सब यही बता दो प्री में तो निश्चित तौर से कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सुनिए। उस स्थिति में जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उस स्थिति में जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब क्या होगा? 4 ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में देखिए। कह रहा है विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। दूसरा कह रहा है विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। किसके तहत अगर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, किस आर्टिकल के तहत? 108। 108, वेरी गुड। यदि लोकसभा उस विधेयक को पुनः
2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। सर ए ऑप्शन भाई तुरंत रुक जाएगा ना, सिंपल सी बात है। एक और थोड़ा सा देखिए, IS 2000 में आया हुआ, 2010 में आया हुआ प्रश्न है, सुनिए ध्यान से। कूट में सूची रूप में दिया है, यही लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आज। संविधान संशोधन दे रहा है और दूसरी तरफ दे रहा है विषय वस्तु। इसमें काफी कुछ मैंने पढ़ा रखा है। देखिए कह रहा है संविधान इन ब्रैकेट लिखा है 69वां संविधान संशोधन 1991 ठीक है। ये संविधान संशोधन है, किससे रिलेटेड है ये आगे देखना है, ठीक है। कूट में समझ गए होंगे बात को। तो चलिए एक तरफ मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ, फिर 4 ऑप्शन इसमें से पढ़ रहा हूँ, समझ रहे हैं। एक कूट है जो मैंने कहा क्या, 69वां संविधान संशोधन, ठीक, जो कि 1991 में आया था। तो इसके द्वारा क्या हुआ है, तो 4 ऑप्शन में लीजिए, फिर दोबारा जब पढ़ा जाएगा तो उसमें कह रहा है 75वां संविधान संशोधन, फिर इसके बाद 80वां, फिर इसके बाद में कह रहा है 83वां संविधान संशोधन। समझ गए ना। तो 80 तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा, नहीं पता है सर कौन कौन सा बोल रहे हैं फिर से नोट। एक चीज है, हम आप सोच रहे हैं कि आगे के क्रम में कल जो है जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन किए गए हैं वो संविधान संशोधन भी कुछ आप लोग नोट कर लें, यस है ना, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते जरूर हैं, एक क्वेश्चन उससे आता है। तो ये बताने में मुझे लगता है 2-4% लोग सहमत होंगे, तो समय न खराब करें इसमें, बेहतर है इसको हम यहीं पे छोड़ दें, आगे देख लेंगे। चलिए अभी अगला टॉपिक उठा लीजिए। आज जो चूंकि मैं पढ़ाने के मूड से आया था राजभाषा, तो ऑफिशियल लैंग्वेज स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद की तरफ में हम आप लोगों को दे देंगे। 2 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद समाप्त हो जाएगा सारा सिलेबस। चलिए बताइए हमको, राजभाषा किसे कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं किसे कहते हैं, आप क्या जानते हैं, ऐसे ही बताइए हमको ओरल। ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। जो राजकाज की भाषा, मतलब हाँ, जो प्रशासनिक भाषा है, किसकी प्रशासनिक भाषा, ऐसे कह सकते हैं सरकार की सरकार के कामकाज की भाषा, सरकार की कामकाज की भाषा। कामकाज की जो भाषा होती है वो कौन सी होती है, वो राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा फिर क्या है या किस आर्टिकल में है, चलिए बेसिक चीजें हम जानते हैं। ये किस भाग में है, भाग 17। आर्टिकल कोई बता दे हमको, 343 से लेकर के 351, ठीक। इसके लिए कोई अनुसूची भी है, अनुसूची, आर्टिकल अनुसूची, ठीक। अनुच्छेद भी कुछ इसमें दिए गए हैं, कौन कौन से अनुच्छेद, कौन बताएगा हमको, जो बता देगा समझ लो कि दम है उसमें, उसकी पढ़ाई में दम है। मतलब अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 120 और 210, ठीक है। इनमें भी भाषा के बारे में बात की गई, ठीक है, भाषाओं के बारे में बात की गई, तो इतनी बात याद रख लीजिएगा। और ये जो भाग देखो बेटा, बात सुन लो मेरे नाम, ये जो है ना, ये जो भाग मतलब आपका भाग 17 है, ये 4 अध्यायों में बटा है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4। इनमें क्या क्या दिया है, सारे आर्टिकल्स बटे हुए हैं। देखिए मैं यही बता दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 343 और 344, 43 और 344, ये सब की भाषा के बारे में, सब की भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक।
इसके बाद आपका है 2 आर्टिकल इसमें है 33, 43 और 44। अब इसके बाद 345, 46 और 47 3 अनुच्छेद इसमें है। किसमें? राज्य की भाषा, यानी राज्य कह सकते हैं आप इसको, प्रांतीय भाषा। राज्य मतलब आप कंफ्यूज ना हो जाइए, प्रांतीय यानी राज्यों की भाषा, प्रांतियों यानी राज्यों की भाषा, राज्यों, और इसको प्रांतों लिख सकते हैं आप, प्रांतों की भाषा के बारे में है इसमें। और अध्याय 4 जो है बेटा इसके बाद का होगा, उसमें कितने आर्टिकल हैं? 2, 47 है तो 48, 348 और 349। ये किसमें है? किसकी भाषा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज के बारे में है। और आखिरी कोई बता दे हम किसमें है? 350 और 351 अनुच्छेद की भाषा यहाँ लिख लेना, की भाषा। अभी देखो, अभी किरण रिजिजू ने स्टेटमेंट दिया है ना, अभी रिसेंट, अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, उसमें दिया है कि न भाषा जो कामकाज की भाषा होनी चाहिए, जहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, वहाँ पर क्या होता है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बड़ा रह करके कुछ दमदार इस समय चहल पहल वाली बातें आती रहती हैं, आप लोग उसको देखे होंगे। विशेष निर्देश दिया है। कैसा निर्देश? जी हाँ, कैसा निर्देश? विशेष निर्देश, बहुत सही। हाँ, अरे भाई उसकी उन्नति करो, बढ़ाओ, और बढ़ा चढ़ा के लोग हैं विकास वृद्धि करो सब। हाँ, क्या करते हैं? 14 सितंबर क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो थोड़ा सा वृद्धि विकास करिए, अपने काम काज उसमें करिए। सरकार बोलती रहती है कि अपने जैसे चाइना वगैरह को देख लो, वो अपनी भाषा को मान के चलता है, वो अंग्रेजी वगैरह को वेटेज नहीं देता है, वो अपने हिसाब से अपना कार्य करता है। सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग उसी में हैं। हमारे यहाँ भी बार बार होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी, मेडिकल कॉलेज भी बात होती है कि हिंदी मीडियम में चलेंगे, हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी नहीं चलेगी। मतलब ऐसे ऐसे शुरुआत महाराष्ट्र वगैरह में, मध्य प्रदेश वगैरह के विद्यालय ओपन हुए हैं। तमाम सारी ऐसी बातें हैं ना इसमें, क्यों? तो ये बात है भाई। 4 अध्याय हैं, ठीक है, 4 अध्याय हैं। सारे अध्यायों के बारे में आपको पता हो गया। आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिख लेते हैं, बाकी आप थोड़ा लिखना अधिक समझना है। आइए एक एक डिटेल कर लेते हैं। अब सन की भाषा वगैरह के बारे में लिख लेते हैं, सन की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। कुछ और भी लिखवा दें क्या? और कब से 14 सितंबर को जो हमारा है, जो संवैधानिक भाषा के रूप में घोषित किया गया, कब घोषित किया गया इसको? 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को संवैधानिक रूप से राज्य की भाषा घोषित किया गया। तो डेट लिख लीजिए, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसी कारण 14 सितंबर को यहाँ लिखा बेटा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है दोस्तों? हिंदी और दूसरी हमारी उर्दू। तो ये बताओ जरा हमको, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और मातृभाषा में क्या क्या अंतर है? ऑफिशियल लैंग्वेज तो आप जानते हैं, सरकार के काम काज करने की, काम यानी कोई भी चीज होगी तो आप इसमें लेटर लिख सकते हैं। राष्ट्रभाषा एक ही होगा? अच्छा, राष्ट्रभाषा मतलब तो फिर मातृभाषा क्या है? सर मातृभाषा जो लोकल लेवल भोजपुरी हो गया, जो व्यक्तियों, जैसे एक जो राष्ट्र होता है उसमें विविध तरह के लोग रहते हैं। अगर राष्ट्र बड़ा है जैसे भारत है, तो इसमें क्या है, 22 भाषाएं तो आपको आधिकारिक रूप से मानी गई हैं। अब ये 22 भाषाएं, जैसे अगर हम पंजाब में हैं, हम बंगाल में हैं, तो हमारी अलग अलग है। साउथ इंडिया में है तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, तमाम सारी भाषा। दक्षिण की तरफ हम जाएंगे, जैसे ही विंध्याचल पर्वत श्रेणी को क्रॉस करेंगे, सतपुड़ा को नाचते हुए जैसे जाएंगे, वैसे लैंग्वेज बदल जाएगी हमारी।
भाषा। अक्सर युद्ध होता रहता है, लड़ाई होती रहती है बात को लेकर के कौन सी भाषा की जाए। संसद में बहुत सारे लोग होते हैं, संसद में अपनी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। तो संसद के कामकाज की भाषा देखिए, अभी आपने आर्टिकल में बताया गया कि इसमें कैसे है। ये सब बातें आगे हम लोग करेंगे, ढेर सारी बातें इसके संदर्भ में करेंगे, लेकिन इसको आपको समझते हुए भी रहना है कि इसके बारे में क्या है। शुरुआती दौर से जैसे देश आजाद हुआ, भारत विविधताओं में एकता वाला राष्ट्र है। इसमें क्या है कि विविध तरह के लोग रहते हैं। यहाँ के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और जलवायु भिन्न भिन्न तरह की होने के नाते यहाँ पर एक सामंजस्य स्थापित करना किसी एक सर्वसम्मति के आधार पर एक मुश्किल विषय है, क्योंकि हर जगह की जलवायु अलग है। जलवायु के अलग होने पर क्या हो जाता है, उनका ड्रेसिंग पैटर्न, उनका खान पान, उनकी शारीरिक संरचना सब कुछ भिन्न हो जाती है। और उस स्थिति में क्या हो जाता है कि एक जटिल कार्य की स्थिति बन जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं और इन परिस्थितियों के साथ में आपको देखना होगा। चलिए थोड़ा बात कर ले, मैम आ चुकी हैं तो क्लास तक छोड़नी पड़ेगी हमको। आइए थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं संघ की राजभाषा, फिर बाकी शेष बातें हम लोग कल कर लेंगे इसमें। लिखिए ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। अनुच्छेद 343 343 संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान करता है आर्टिकल 341 343 बेटा 41 नहीं 43 343 कभी बाय मिस्टेक हो जाए तो आप आर्टिकल मैंने बता दिया है 343 से लेकर के और कितना है 351 तक है। तो बीच में अगर कोई आर्टिकल जैसे 200 शब्द निकल जाए, कुछ और निकल जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसी में रहिएगा। 243 से ही शुरू हो 343 से ही ये शुरू होता है, ठीक है। 343 अनुच्छेद 343 एक कहता है, या ऐसे करिए 43 संघ की राजभाषा, लिखिए ऐसे, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और लिपि देवनागरी होगी तथा शासकीय कार्य में प्रयोग किए जाने वाले तथा शासकीय प्रयोग में शासकीय कार्य में बेटा शासकीय कार्य में प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। छब्बीस जनवरी 1950 से ही या 26 जनवरी 1950 से हिंदी को राजभाषा का दर्जा जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया, किंतु इसे लागू नहीं किया गया। क्योंकि अनुच्छेद 343(2) में यह प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 343(2) में यह प्रावधान किया गया था कि इस संविधान के प्रारंभ से, यानी 26 जनवरी 1950 से जो संविधान प्रारंभ हो रहा है, वहां से प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि 15 वर्षों की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी, जल्दी करिए, उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए
अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। जिनके लिए पहले प्रयोग किया जाता रहा था, जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था, जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। मैं यहीं पे थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। कहा क्या गया कि 26 जनवरी 1950 को ये बता दिया गया कि भाई देखो राजकाज की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। लेकिन अगले ही आर्टिकल में अनुच्छेद 343(2) में कह दिया गया कि जिन कामों में अंग्रेजी प्रयोग की जाती रही है वो यथावत बनी रहेगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या बहुत सारी चीजें जो होती रहेगी वो कार्य चलता रहेगा, और बाकी जो चीजें होंगी आपकी आगे तो क्या कहा बेटा कि मतलब जो कामकाज की भाषा थी वो चलती रहेगी, और बाकी मतलब 15 सालों तक फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके पीछे का मोटिव जो था, संविधान निर्माता जो कर रहे थे वो हमारा, मैंने कहा ना भारत विविधताओं में एकता वाला कंट्री है, तो बहुत सारे लोग थे, सबकी सहमति सामान्य रूप से नहीं बन पाई थी, और उसमें विवाद होगा। तो सरकार क्या चाहती, कोई भी डिस्प्यूटेड मैटर जब होता है, जब जो बड़े विषय होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग सहमत असहमत की स्थिति होती है, तो उसको लंगर कर दिया या टाल दिया जाता है कि जब तक के लिए विरोध बहुत बड़े पैमाने पर ना हो जाए। तो कुछ ऐसा ही हिंदी के साथ भी रहा है। बाकी से चीजों के साथ मिलते हैं कल। धन्यवाद।